चलिए बात करते हैं बंगाल चुनाव की। जैसे जैसे तारीख करीब आ रहे हैं उसी के हिसाब से नेताओं के विवादित बयान भी तेज होने लग गए हैं। कोई कह रहा है कि मुझे वोट नहीं दिया तो घर से मत निकलना, तो कोई कह रहा है कि किसी और को वोट दिया तो फिर बाद में देख लिया जाएगा। बाकी जो हिंसा और झड़पें हो रही हैं वो तो लंबे समय से जारी है। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसे बयान सुनकर लगता है कि इस राज्य में लोकतंत्र का पर्व नहीं बल्कि लाठी तंत्र का जोर दिखाया जा रहा है और जनता के पास तो कोई विकल्प ही ना बचाओ। उस पर नेताओं की रोज धमकी वाली अलग अलग और अलग तरह के बयान। वैसे यह बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 5 दशक से बंगाल में यही होता आ रहा है। बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र, वोटरों को धमकाकर जीत जाएंगे नेता। बंगाल में बम, बंदूक और बारूद। ममता जी ने वहां सभा की और कहा कि चुनाव आयोग तो ठीक है, हम तो खेला करेंगे। अब की बार स्टार वार से बंगाल विजय। पश्चिम बंगाल के चुनाव करीब आते ही सियासी बयानबाजी और हिंसा की घटना तेज हो गई है। टीएमसी और बीजेपी में आर पार की लड़ाई है और इस सियासी लड़ाई में कई बार नेताओं की जुबान फिसल रही है। वोट के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाए जा रहे हैं। टीएमसी विधायक हामिदुल रहमान ने वोट न देने वालों को खुले मंच से धमकी दे डाली। আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রামগঞ্জে বলছিল যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগাতে ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদি। যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। बात सिर्फ टीएमसी की नहीं है बल्कि बंगाल चुनावी हिंसा के लिए बदनाम है। लेफ्ट से लेकर ममता राज तक चुनाव दर चुनाव हिंसा की घटना बढ़ती गई। 9-24 परगना में बीजेपी नेता गोविंद विश्वास पर जानलेवा हमला हुआ। विश्वास पर लाठी डंडों से हमला किया गया। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इधर बीजेपी ने ममता के खेला होबे वाले बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की है। प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद उसी स्थान पर हुबली में हुई सभा के दौरान ममता जी ने वहां सभा की और कहा कि चुनाव आयोग तो ठीक है, हम तो खेला करेंगे। और ये खेला होबे, अब खेला क्या होबे इसका मतलब है पोलिंग बूथ पे कब्जा। खेला क्या होबे, मतदाताओं को डराना। सियासी बदजुबानी और बम गोला बारूद के साथ ही बंगाल में इस बार सभी दलों को सितारों का भी सहारा है। सिंगर अदिति मुंशी की आज दीदी के पार्टी में एंट्री हो गई। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी स्टार कार्ड में पीछे नहीं है। पिछले 1 महीने में पायल सरकार, श्रावंती चैटर्जी और क्रिकेटर अशोक टिंडा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चुनाव करीब आने के साथ ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली से लेकर बंगाल तक बैठकों का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आज जो सवाल पूछने जा रहा हूं, यह सवाल काफी पहले पूछ लिया जाना चाहिए था। सवाल पूछने की शुरुआत 5 दशक यानी 50 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, ताकि राजनीतिक हिंसा में बंगाल की जनता को और झुलसने से रोका जा सकता। आम बोलचाल की भाषा में लोग बंगाल को भद्र लोग कहते हैं, तो फिर उसके राजनीतिक चरित्र में इतनी हिंसा क्यों है? वहां के राजनीतिक मिजाज में भद्रता क्यों नहीं दिखती है? मैं किसी एक नेता, एक राजनीतिक दल या फिर एक विचारधारा पर राजनीतिक हिंसा का दोष नहीं मढ़ रहा हूं।
क्योंकि किसी एक पर दोष मढ़ना राजनीतिक हिंसा से जुड़ी असल समस्या से मुंह मोड़ने की तरह होगा। बंगाल की पिछले 50 साल की राजनीति को देखा जाए तो यह कहना बेहद मुश्किल है कि वहां राजनीतिक हिंसा हो रही है या हिंसा की राजनीति हो रही है। हालांकि बंगाल की राजनीति में सक्रिय हर राजनीतिक दल अपनी कमीज को दूसरों की कमीज से ज्यादा सफेद बताता है। वैसे 70 के दशक से बंगाल की राजनीति इसी तर्ज पर चल रही है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। 1970 के बाद बंगाल में सरकार किसी भी दल की रही हो, लेकिन राजनीतिक हिंसा से कभी किसी को परहेज नहीं रहा, क्योंकि सत्ता और मतदाताओं पर पकड़ बनाए रखने का यह सबसे आसान रास्ता था और राजनीतिक विरोधियों से मिलने वाली चुनौतियों से निपटने का सबसे कारगर हथियार भी। 1972 से लेकर 1977 तक बंगाल की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के दौर में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत देखी गई। इसके बाद 1977 से 2011 तक यानी 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट राजनीतिक हिंसा के जरिए राजनीतिक चुनौतियों से निपटता रहा और विपक्ष में बैठी ममता दीदी इसका विरोध करती रहीं। लेकिन सत्ता मिलने के बाद दीदी भी राजनीतिक हिंसा पर काबू नहीं पा सकी। यहां कहने का मतलब यह कि जब विपक्ष में थे तो राजनीतिक हिंसा को झेला, उसका विरोध भी किया, लेकिन सत्ता मिलते ही राजनीतिक हिंसा को अपनी कार्यप्रणाली का हिस्सा बना लिया। राजनीतिक सभ्यता को ताक पर रख दिया गया। राजनीतिक सहूलियत के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त कर दिया गया। और कड़वी हकीकत यह है कि बंगाल की सत्ता पर काबिज होने वाली कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं रही। सभी ने वक्त वक्त पर राजनीतिक हिंसा से जुड़ी बहती गंगा में अपने हाथ धोए। बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर उन आरोपों और दावों में दम है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस की सरकार से हुई। सीपीएम की सरकार में राजनीतिक हिंसा को नया आयाम दिया गया तो तृणमूल कांग्रेस के राज में उसे रफ्तार और धार मिली। उद्योग धंधे बंद होना इसकी एक बड़ी वजह रही और बेरोजगारों की एक बहुत लंबी फौज बंगाल में खड़ी थी, क्योंकि उनके पास रोजगार के अवसर नहीं थे। ऐसे में छोटी मोटी कमाई के लिए बेरोजगार युवक राजनीतिक दलों से जुड़ने लगे ताकि पंचायत और नगर पालिका स्तर पर विकास परियोजनाओं से जुड़े ठेके मिल सके। मतलब हर राजनीतिक दल का कैडर एक संगठित व्यक्तिगत आर्मी की तरह अपने विरोधियों पर टूट पड़ा। चुनाव दर चुनाव हिंसक राजनीति का जमकर इस्तेमाल होने लगा। आलम यह हुआ कि सत्ता पर काबिज किसी भी राजनीतिक दल ने इसे रोकने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इससे सत्ता के शिखर पर बैठे हर नेता को जनता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद मिल रही थी। कहने का मतलब यह कि सत्ता का स्वाद चखने वाले हर दल ने अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक हिंसा की खुली छूट दे दी। जब सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विपक्षी दलों के आरोपों और दलीलों की कोई काट सत्ता पक्ष को समझ में नहीं आई तो विपक्षी कार्यकर्ताओं को ही मारना काटना शुरू कर दिया। राजनीतिक हिंसा के विक्टिम के तौर पर खुद को पेश करने वाले स्टेट स्पॉन्सर्ड राजनीतिक अराजकता पर हो हल्ला मचाने वालों को जब मौका मिला, भद्रलोक यानी बंगाल को उन्होंने पहले से ज्यादा रक्त रंजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व को कायम करने के लिए हिंसा और हत्याओं को ही सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। राजनीतिक विरोधियों का खून पानी की तरह बहाया गया, जैसे कि नियत हो कि उन्हीं के खून से अपनी राजनीतिक जमीन को सींचना है। हालात किस कदर खराब हैं कि उसकी झलक सरकारी आंकड़ों तक में नजर आती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा की जानकारी दी, जो बेहद चौंकाने वाली है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस एक साल में 1 से 7 जनवरी के बीच कुल 23 हिंसा के मामले दर्ज किए गए। इनमें 2 की मौत हुई,
जबकि साल 2020 में बंगाल की राजनीतिक में हिंसा के कुल 663 मामले सामने आए। इन घटनाओं में कुल 57 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा के कुल 698 मामले दर्ज किए गए। तब हिंसा के मामलों में 11 लोगों की मौत हो गई। 2019 में 1 जून से 31 दिसंबर तक राजनीतिक हिंसा के कुल 852 मामले दर्ज किए गए। इसमें 61 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 2018 के पंचायत चुनाव में 23 लोगों की मौत हुई, जो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे। ये आंकड़े तो ममता सरकार के अब तक के कार्यकाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन लेफ्ट फ्रंट की सरकार के दौरान राजनीतिक हिंसा चरम पर थी। साल 1997 में ज्योति बसु सरकार ने विधानसभा में यह बात स्वीकारी थी कि 1977 में वाम मोर्चे की सरकार बनने के बाद से बंगाल में 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। उस लिहाज से 1977 से लेकर 2011 तक हर साल बंगाल में करीब 1400 राजनीतिक हत्याएं हुई, यानी 20 साल में हर दिन करीब 4 मर्डर। हालांकि ये सिर्फ सरकारी दावे हैं। हकीकत में राजनीतिक हत्या का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा, जो बंगाल की राजनीति में हिंसा के चरित्र को दर्शाता है। मेरे कहने का मतलब है कि बंगाल में पिछले 50 सालों में सरकारें तो बदलती रहीं, लेकिन हिंसा की परंपरा में कोई बदलाव नहीं आया और इसे बदलने का वक्त अब आ चुका है।